नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरडी बोर्ड क्लासेज पर। दोस्तों, हम केमिस्ट्री क्लासेज आपको रेगुलर प्रोवाइड करवा रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल पर डेली विजिट करें और यहाँ पर आकर के आप केमिस्ट्री की वीडियोस देख सकते हैं आरबीएससी अर्थात राजस्थान बोर्ड के लिए क्लास 12 के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अब से पहले लगभग मैं 3 क्लास आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। ये चौथी क्लास है और आरबीएससी क्लास 12 के लिए मैं यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ा रहा था वो पढ़ा रहा था दोस्तों आपके लिए सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, सॉल्यूशन मतलब बिलियन चैप्टर में आपके लिए आरडी बोर्ड क्लासेस पर पढ़ा रहा हूँ। और सॉल्यूशन चैप्टर जो है आपके बोर्ड के अंतर्गत दूसरे नंबर का चैप्टर है, जिसमें मैं पार्ट 4 आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। पार्ट 3 तक मैंने क्या पढ़ा दिया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ एक बार। पार्ट 1 के अंतर्गत मैंने पढ़ाया कि बिलियन क्या होता है, बिलियन के प्रकार कितने होते हैं, बिलियन किन चीजों से मिलकर बना होता है, बिलियन के मात्रात्मक और गुणात्मक संगठन के बारे में मैं पार्ट 1 के अंतर्गत अच्छे तरह से आपको बता चुका हूं। पार्ट 2 के अंतर्गत हमने सांद्रता की बारे में पढ़ा था और सांद्रता के अंतर्गत हमने 2 मात्रक पढ़े थे, एक बाहर आयतन मात्रक और एक बाहर बार मात्रक। तो अपन पार्ट 2 के अंतर्गत बाहर आयतन मात्रक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 3 की बात करें तो हम बाहर बार जो मात्रक है उसके अंतर्गत जो 4 टर्म्स थी, 4 टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत मोललता आई थी, भार प्रतिशतता आई थी, पीपीएम आया था और उसके अलावा आपका जो आयतन प्रतिशतता था ये मैं अभी तक आपको पढ़ा चुका हूं। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम बता देता हूं दोस्तों, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है मोल अंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आपने 11th क्लास में भी पढ़ लिया हो। मोल फ्रैक्शन इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं, मोल अंश बोल सकते हैं, मोल प्रवाह बोल सकते हैं, मोल प्रवाह बोल सकते हैं। इसका जो नाम होता है वो है मोल अंश। के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताएंगे कि मोल अंश होता क्या है और मोल अंश पर जो क्वेश्चन बोर्ड के अंतर्गत पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है, ये भी हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो उसके अलावा और बता देता हूं मैं आगे आपको और क्या पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं क्लियर कर देता हूं कि मोल अंश के साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन भी इस वीडियो के अंतर्गत प्रोवाइड कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को समझाऊंगा। उसके अलावा मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूं कि मोल जो अपन ने मोलरता पढ़ी है, मोलरता और जो भार प्रतिशतता है उसके अंतर्गत संबंध क्या होता है और उस पर किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मोल अंश की बात करते हैं, मोल प्रवाह की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। ये होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, सारी चीजें मैं आपको बारी बारी से इस वीडियो के अंतर्गत अवेलेबल करवाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि मोल प्रवाह होता क्या है। तो इसकी परिभाषा होती है दोस्तों, किसी विलयन में उपस्थित, ध्यान से सुनना और अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी लेना। यहां पर मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित कोई घटक तथा कुल घटकों के मोलों के योग का अनुपात मोल भिन्न या मोल प्रवाह कहलाती है उस घटक। इसको आप इस प्रकार से ना समझ के इस प्रकार से समझिए, जैसे मेरे पास कोई विलयन है, यहाँ पर ये पात्र है और इस पात्र के अंतर्गत माना कि 3 विलयन, सॉरी माफ कीजिएगा 3 घटक है। ये विलयन 1 है और इसके अंतर्गत 3 घटक है। घटक निम्न प्रकार से है, पहला घटक ए, दूसरा घटक अपन ने बी मान लिया और तीसरा घटक मान लिया अपन ने सी। एक विलयन है जिसके अंतर्गत 3 घटक हैं। तो अपन को क्या करना है, ए वाला जो घटक है इसके मोल निकालने पड़ेंगे, बी वाला घटक है इसके भी अपन को मोल निकालने पड़ेंगे और सी वाला घटक है इसके भी अपन को मोल निकालने पड़ेंगे। ये एक विलयन में जो अवयव है, जो घटक है, वो 2 से अधिक हो सकते हैं। तो इनके प्रत्येक के आपको मोल पता होना चाहिए। अब माना कि मुझे ए घटक का मोल पता चल गया, बी का पता चल गया, सी का पता चल गया और मुझे ए का मोल प्रवाह ज्ञात करना है। ध्यान से समझना, मुझे ए, बी और सी के मोल पता चल गए और मुझे ए का मोल प्रवाह ज्ञात करना है।
आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो मूल अंश होता है, मूल प्रवाह जिसे बोलते हैं, उसे अपन x से दर्शाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे a का मूल प्रवाह निकालना है तो मैं इसको x से रिप्रेजेंट करूंगा, b का निकालना है तो x b से रिप्रेजेंट करूंगा, और c का निकालना है तो x c से मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा। अब माना कि मुझे a का मूल प्रवाह निकालना है तो ध्यान से समझना, आपको ऊपर लेना है a के मूल और बटे में लेना है टोटल मोल, Na प्लस Nb प्लस Nc। टोटल मोल कब आएंगे? टोटल मोल तब आएंगे जब A के घटक के मोल, B के घटक के मोल और C के घटक के मोलों को अगर अपन जोड़ देंगे तो तीनों घटकों के मोलों का योग हो जाएगा, और ऊपर जिसका आप निकाल रहे हो उसका लेना है। तो इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, किसी विलयन में उपस्थित कोई घटक का मोल अंश उसके मोल तथा कुल मोलों के अनुपात के बराबर होता है। आप ऐसे बोल सकते हो, अगर आपको B का निकालना है तो ऊपर Nb, नीचे Na प्लस Nb प्लस Nc आएगा। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं इसके अंतर्गत जो आपको जानना बेहद जरूरी है, कि माना कि कोई अवयव है, ठीक है ना दोस्तों, माना कि कोई विलयन है जिसके अंतर्गत तीन क्या है, घटक है या अवयव। माना इन तीनों के मोल Na, Nb व Nc है, तो कुल मोल क्या होगा? कुल मोल बराबर Na प्लस Nb प्लस Nc होगा। अब आपको किसी भी अवयव का अगर मोल प्रवाह ज्ञात करना है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको अवयव A का मोल प्रवाह ज्ञात करना है, तो आपको A के मोल ऊपर लेने हैं और टोटल मोल का आपको भाग दे देना है। इस प्रकार से आप किसी भी अवयव का मोल अंश ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रहे, मोल अंश ज्ञात करने के लिए उस विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के मोल का आपको अवकलन होना चाहिए, अवलोकन होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का आपको मोल पता होना चाहिए। अब माना कि मैंने XA का निकाला, इसी प्रकार से आप XB का निकालना चाहेंगे तो जो अवयव है, जो घटक है B, उसके मोल बटे टोटल मोल, टोटल मोल हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc, यहाँ पर आपने लिख दिया है। इसी प्रकार से अगर आप C की मोल प्रवाह ज्ञात करना चाहोगे तो ऊपर Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, कहने का मतलब C के मोल बटे टोटल मोल यहाँ पर आपको निकाल लेना है। अब इससे एक चीज आपके समझ में आएगी जो इंपॉर्टेंट है, नोट लगा करके यहाँ पर आप लिख लेना, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत कि कोई विलयन है, उसमें उपस्थित सभी जो घटक हैं उनकी मोल प्रवाह का योग कितना होगा। वेरी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक विलयन है जिसके अंतर्गत बहुत सारे उसके अंदर अवयव हैं, 2 हो सकते हैं, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, उन सबकी मोल प्रवाहों का योग कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आपको आंख बंद करके इसका आंसर बताना है। एक, किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के मोल प्रवाहों का योग हमेशा कितना होगा? 1 होगा। कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए हमारे इसके अंतर्गत 3 घटक हैं, A है, B है और अपन का क्या है दोस्तों, C है। अब इसके अगर टोटल मोल अंशों को जोड़ दूं तो ये XA है, ये XB है और ये XC है। अगर आप इनको जोड़ना चाहो तो देखो इसका टोटल जो है वो 1 के बराबर आता है या नहीं आता, अभी आपको पता चल जाएगा। XA का मान कितना है दोस्तों? Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी प्रकार से XB की जगह XB का मान रखेंगे Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, और इसी प्रकार से यहाँ Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। अब आप देख लो प्रत्येक के बटे में Na प्लस Nb प्लस Nc है, इसलिए यहाँ पर आप देखो XA प्लस XB प्लस XC। आगे इसको अगर मैथमेटिक रूप से अपन अवलोकन करेंगे तो इसका ऐसा आ जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc। अब यहाँ पर देखो एक बार भाग गया, एक को Na से गुना कराया Na, B से कराया Nb और C से कराया Nc। आप देख लो हर और अंश समान है, तो आपके XA प्लस XB प्लस XC का मान कितना आ गया प्यारे मित्रों? 1 आ गया। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि किसी विलयन में उपस्थित टोटल अवयवों का मूल अंश जो होगा वो टोटल उसका जो योग होगा वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ये मैंने आपको प्रूव कर दिया। इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? जैसे आपके एग्जांपल के लिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया और उसमें बता दिया, आपको मोल नहीं दिया और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि कोई अवयव है, कोई विलयन है जिसके अंतर्गत केवल 2 अवयव है, A और B। C को आप थोड़ी देर के लिए हटा दो और आपसे कह दिया जाए कि अगर A का मूल अंश XA का मान 1/3 है तो आप B का ज्ञात करो। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको पता है कि A के और B के मोल अंशों का योग हमेशा कितना होना चाहिए? 1।
जबकि आपको ए का मान दे रखा है 1/3, तो बी का मान निकालने के लिए आप 1 में से x को घटा सकते हैं। तो यहाँ से x भी बराबर 1 - 1/3, तो x भी बराबर आ जाएगा 2/3। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और भी किस प्रकार से क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा जाता है वो मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो मैंने बताया वो समझ में आया कि नहीं आया। मैंने आपको क्या बताया है, मोल अंश पढ़ाया है। मोल अंश के अंतर्गत आपको क्या लिखना था कि मोल अंश को अपन निकालेंगे कैसे, तो अपन को ऐसे लेना है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल अंश उसके मोल तथा टोटल मोलों के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश, अपन मोल अंश निकाल रहे हैं, मोल प्रभाज भी इसको बोल सकते हैं, तो उसको बोलेंगे किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोल तथा टोटल मोल के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने माना कि एक विलयन है, इस विलयन के अंतर्गत 3 घटक हैं ए, बी और सी, इसलिए ए का मोल होगा Na, बी का मोल होगा Nb और सी का मोल होगा Nc। अब हमको टोटल मोल करने हैं, तो इन तीनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, Na + Nb + Nc। अब हमको माना कि ए का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, क्योंकि मोल अंश या मोल प्रभाज को अपन दर्शाते किससे हैं, x से दर्शाते हैं। तो ए का निकालने के लिए x से, बी का निकालने के लिए xb और सी का निकालने के लिए xc। अभी मैंने परिभाषा बताई कि अगर किसी का मोल अंश आपको निकालना है तो उसका मोल बटे टोटल मोल। तो आप देख लो, ए का मोल Na और टोटल मोल हो गए Na + Nb + Nc। इसी प्रकार से बी का निकालना है तो उसके बी के मोल बटे टोटल मोल। ऐसे ही सी का निकालना है तो सी के मोल बटे टोटल मोल। इसके अलावा मैंने आपको नोट करके एक चीज बताई कि किसी विलयन में उपस्थित सभी जो घटक हैं उनके मोल अंशों का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। योग कितना होता है, 1 होता है। चाहे विलयन के अंतर्गत 2 घटक हैं, चाहे 5 है, चाहे 10 हैं, अगर उनके टोटल मोल प्रभाज की बात की जाए, अगर उनके सभी के मोल घटकों को जोड़ दिया जाए तो उसका योग हमेशा कितना आता है प्यारे मित्रों, 1 आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। ये मैंने यहाँ पर सिद्ध करके भी बताया कि XA + XB + XC यहाँ पर आपको दे रखा है, अगर इनके टोटल मोलों को जोड़ दिया जाए तो लास्ट में 1 प्रूव हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विलयन चैप्टर को आप पढ़ रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी बोर्ड क्लासेज पर। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण भरोसा है आपको वीडियो बेहद पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि मोल प्रभाज पर क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है। एक एग्जांपल से आपको ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये है, किसी विलयन में 36 ग्राम जल, ध्यान से सुनना प्यारे मित्रों, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल उपस्थित है। तो प्रत्येक अवयव का मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किसी विलयन में 36 ग्राम जल है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है और 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल आपको दिया हुआ है, तो प्रत्येक अवयव का आपको मोल अंश ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल करेंगे, ये यहाँ पर समझने वाली बात है। इसको आप ध्यान से समझे थोड़ा सा। यहाँ पर आपको विलयन में 36 ग्राम जल दे रखा है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल दे रखा है तथा 32 ग्राम आपको दे रखा है मेथिल अल्कोहल। तो आपको पता चल गया कि इसके अंतर्गत टोटल कितने घटक हैं, टोटल कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। कौन कौन है, एक जल है, एक एथिल अल्कोहल है और एक आपका मेथिल अल्कोहल है। ये तीनों मिलकर के एक विलयन का निर्माण कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक या प्रत्येक अवयव का क्या ज्ञात करो, मोल अंश ज्ञात करो। तो आपको जल का भी मोल अंश ज्ञात करना है, आपको एथिल अल्कोहल का भी मोल अंश ज्ञात करना है और आपको मेथिल अल्कोहल का भी मोल अंश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको किसी भी अवयव का मोल अंश ज्ञात करना है तो उसके मोल पता होना चाहिए। आप बताइए क्वेश्चन में आपको मोल दे रखे हैं क्या, बिल्कुल नहीं दे रखे हैं, क्योंकि 36 ग्राम जल की मात्रा दे रखी है, ना कि मोल। 46 ग्राम एथिल अल्कोहल की मात्रा दे रखी है, आपको यहाँ पर मोल नहीं दे रखा है। इसी प्रकार से 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल है, तो मेथिल अल्कोहल की ये मात्रा है, मोल नहीं है।
तो सबसे पहले मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए, मोल अंश ज्ञात करने के लिए, मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए आपको मोल निकालना अति आवश्यक है। तो मोल अंश निकालने के लिए पहले आपको मोल निकालना आना चाहिए कि मोल किस प्रकार से निकालते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले एक सूत्र बताया था, अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा से देख सकते हैं कि मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल बराबर भार बटे अनुभार। ये आप अच्छी तरह जानते हो, मोल बराबर होता है भार बटे अनुभार। तो आप बताइए कि आपको भार दे रखा है या नहीं दे रखा। तो क्वेश्चन में आप देखिए आपको 36 ग्राम जल का भार दे रखा है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल का भार दे रखा है और 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल का भार दे रखा है। आपको भार तो दे रखा है लेकिन अनुभार आपको नहीं दे रखा। लेकिन अनुभार के लिए मैंने आपको बताया कि अनुभार हमें नाम से पता चलेगा। जैसे जल, तो जल का अणु सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहां पर लिखना है जल और जल का अणु सूत्र आपको लिख देना है H2O। इसी प्रकार से आपको लिखना है एथिल अल्कोहल। ध्यान से समझते जाना, एथिल अल्कोहल अगर लिखा हुआ है तो आपको एथिल अल्कोहल का यहाँ पर अणु सूत्र भी पता होना चाहिए, जो होता है दोस्तों C2H5OH। इसी प्रकार से आपको तीसरा दे रखा है मेथिल अल्कोहल, तो आपको मेथिल अल्कोहल का भी यहाँ पर पता होना चाहिए अणु सूत्र, तो वो होता है CH3OH। अब आपके पास तीनों के यहाँ पर अणु सूत्र पता चल गए, तो आप अणु सूत्र की सहायता से इनका मॉलिक्यूलर वेट, जिसे अपन अनुभार बोलते हैं, वो आसानी से निकाल सकते हो। जब आपको अनुभार पता चल जाएगा, भार आपको पता है ही, तो आप मोल निकाल सकते हो, मोल बराबर भार बटे अनुभार। आगे बात समझ में, सीधी सीधी बात है, आपको सबसे पहले मोल निकालना है और जब हमें मोल पता चल जाएगा तो जैसे जल का हमको यहाँ पर मोल प्रभाज निकालना है तो ऊपर लिख देंगे जल के मोल और बटे में लिख देंगे टोटल मोल, तो यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से दोहरा करके समझा करके क्वेश्चन करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का जो मजबूत अपन का स्तंभ होता है वो न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। तो यहाँ पर जल का अनुभार निकाल लेते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो एक एक करके 2 हो गया और ऑक्सीजन का हो गया दोस्तों 16। तो जल का जो अनुभार है वो हो गया 18 मोल पर लीटर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल अपन को निकालना है, क्या निकालना, ग्राम पर मोल हो गया। एथिल अल्कोहल अपन को निकालना है, C2H5OH इसका फॉर्मूला है। तो आप अच्छी तरह जानते हो, कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन है इसलिए 12 दोनों हो गया बेटा 24। हाइड्रोजन 5 और 1 6 है तो प्रत्येक का एक एक के हिसाब से 6 का हो गया 6 और एक बचा ऑक्सीजन जिसका होता है 16। अगर आप इनको काउंट करेंगे, जी हाँ दोस्तों, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46। तो ये आपके एथिल अल्कोहल का क्या आ गया, अनुभार आ गया। इसी प्रकार से मेथिल अल्कोहल की बात करें तो इसके अंतर्गत केवल एक कार्बन है तो एक कार्बन का अनुभार होता है 12। हाइड्रोजन 3 और 1 4 है तो एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 का हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन है अपन के पास 16। अगर इन सबको अपन टोटल कर दें तो यहाँ पर इनका हो जाएगा 32 अनुभार। तो दोस्तों सबसे पहले हमने अनुभार आपको बता दिया, जल का अनुभार 18, एथिल अल्कोहल का अनुभार 46 और मेथिल अल्कोहल का अनुभार 32। अब एक चीज आपको बता देता हूं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में पाओगे तो प्रत्येक जो आपको यहाँ पर अवयव दिया गया होगा उस अवयव के भार के साथ अनुभार भी क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया गया होगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन लिखा होगा किसी विलयन में 36 ग्राम जल, 40 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल उपस्थित है तो प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको एक जो इंपॉर्टेंट चीज दी जाएगी वो नीचे लिखकर दी जाएगी, जहां पर जल का अनुभार 18, एथिल अल्कोहल का अनुभार 46 और मेथिल अल्कोहल का अनुभार 32 होता है। ऐसे क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जल का आपको अनुभार पता चल गया, एथिल अल्कोहल का अनुभार पता चल गया, मेथिल अल्कोहल का भी आपको अनुभार पता चल गया। जब इनके अनुभार आपको पता चल गए, इनके भार क्वेश्चन में आपको दे ही रखे हैं, तो आप आसानी से इनका क्या निकाल सकते हो प्यारे मित्रों, मोल निकाल सकते हो। तो यहाँ पर लिखो आप जल के मोल NH2, मोल को N से दर्शाते हैं और किसका निकाल रहे हैं, H2O का। तो हम लिखेंगे NH2O बराबर जल का भार बटे जल का अनुभार। तो जल का भार कितना प्यारे मित्रों 36
और जल का अणुभार कितना प्यारे मित्रों 18। अगर 18 का 36 में भाग देंगे तो NOH2O बराबर आ गया 2। इसको मैं यहाँ पर स्टार में बंद कर देता हूँ, कोष्टक में बंद कर देता हूँ। इसी प्रकार से आपको एथिल अल्कोहल का अणुभार निकालना है तो NO2H5OH। तो यहाँ पर इसका जो भार है वो कितना है 46 और इसका अणुभार भी कितना है 46। 46 में 46 का भाग जाएगा तो यहाँ पर NO2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसी प्रकार से आपको निकालना है लास्ट में NOCH3OH अर्थात इसका मतलब है दोस्तों CH3OH मतलब मेथिल अल्कोहल का अणुभार। तो मेथिल अल्कोहल का भार कितना दे रखा है आपको 32 ग्राम, तो मैंने ऊपर 32 ले लिया और इसका अणुभार भी 32 है तो 32 में 32 का भाग देंगे तो NOCH3OH बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1। ये भी हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो जल का अणुभार, एथिल अल्कोहल का अणुभार और मेथिल अल्कोहल का अणुभार आ गया यहाँ पर आपके सामने। अब आपको क्या करना है, इधर आ जाइए। अब आपको निकालना है प्रत्येक का मोल अंश। अब मोल आपको पता चल गया तो आप मोल अंश आसानी से निकाल सकते हो चुटकियों में। वो कैसे निकालोगे, इस प्रकार से। सबसे पहले X ऑफ H2O, इसका मतलब है दोस्तों जल का मोल अंश। तो आपको पता है जब जल का मोल अंश निकालना है तो आपको जल का क्या लेना पड़ेगा मोल, जो कितना है दोस्तों 2 बटे में टोटल मोल जल का मोल प्लस एथिल अल्कोहल का मोल प्लस मेथिल अल्कोहल का मोल। तो आप देखिए ऊपर तो 2 है और बटे में हो गया 4, तो आपका आंसर आ गया 1/2। कहने का मतलब जल जो है H2O जो है उसका मोल अंश आ गया 1/2। समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार से आपको निकालना है C2H5OH का मोल अंश। तो यहाँ पर आप देखिए बारीकी से, यहाँ पर आपको दे रखा है C2H5OH का मोल कितना दे रखा है प्यारे मित्रों 1 और बटे में टोटल मोल कितना आया अभी अभी 4, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/4। इसी प्रकार से आपको मेथिल अल्कोहल का निकालना है तो X ऑफ CH3OH बराबर मेथिल अल्कोहल का मोल कितना प्यारे मित्रों 1 और टोटल मोल कितने 1/4, तो मतलब आंसर आ गया आपका 1/4। अभी इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई विलयन दे रखा है उसमें उपस्थित सभी अवयवों का टोटल मोल जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो आप देखो जो XH2O है मतलब जल का जो मोल अंश है वो कितना आया 1/2। एथिल अल्कोहल का मोल अंश कितना आया 1/4 और मेथिल अल्कोहल का मोल अंश कितना आया प्यारे मित्रों 1/4। तो आप देखिए 1/4 और 1/4 1/2 हो जाएगा और 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब इनका योग हमेशा कितना आता है 1। तो ये मोल अंश हो गया। और मोल अंश पर लास्ट इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जिसको आप मैंने जिस प्रकार से आपको मेंशन करके बताया बारीकी से उस प्रकार से आप करके आ सकते हो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे स्किप करके दोबारा से देख लें, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो आपके पास सारी चीज रिकॉर्डेड है। आप कई बार इस वीडियो को देख सकते हैं और जितनी बार ज्यादा देखोगे आपका जो लेवल है उतना ही निकलता चला जाएगा। आपको कंटिन्यू वीडियो हमारे YouTube चैनल पर मिलती रहेंगी, इसलिए आप निश्चिंत होकर के पूर्ण रूप से राजस्थान बोर्ड की तैयारी में अपनी पूरी ऊर्जा यहाँ पर लगा दीजिए। आपको नंबर्स दिलाने की गारंटी हमारी है। अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत करोगे तो 90+ नंबर तो आपके आसानी से आ ही जाएंगे। अब आपको मेहनत करनी है 100 नंबर लाने के लिए, तो आपको मैं बारीकी से इसी प्रकार से धीरे धीरे पढ़ाता जाऊंगा और आपको इसी प्रकार से दोस्तों अच्छे से नंबर लेकर के आने हैं। अब मैं जो टॉपिक आपको बताने वाला हूं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वो टॉपिक का मैं नाम लिख देता हूं आपको। वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम होगा प्यारे मित्रों मोलरता, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कैपिटल M से इसे हम दर्शाते हैं। पार्ट सेकंड के अंतर्गत आप देख सकते हो मोलरता एवं द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसे अपन W/W% से दर्शाते हैं। ये हम पार्ट 3 के अंतर्गत पढ़ा चुके हैं। मोलरता पार्ट 2 के अंतर्गत, द्रव्यमान प्रतिशतता पार्ट 3 के अंतर्गत। तो मोलरता एवं द्रव्यमान प्रतिशतता में संबंध ज्ञात करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्यूशन के लिए। आपको मैं बिल्कुल वो लेवल से पढ़ा रहा हूं जो कंपटीशन में भी आपको बहुत काम आने वाला है। चाहे आप PMT की एग्जाम देना, चाहे आप IIT की एग्जाम देना, जेईई एडवांस या जेईई मेन की,
तो आपको ये सारी चीजें वहां पर मिलेंगी। तो दोस्तों मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशतता में आपको संबंध ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको सूत्र आना चाहिए कि मोलरता जो होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो आप सबको पता है कि मोलरता का फॉर्मूला होता है कैपिटल M बराबर WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू VML। यहाँ पर आपको पता है WA विलेय का भार है, MA विलेय का अनुभार है और VML ये विलयन का क्या है, आयतन। और थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको, W अपॉन W परसेंट क्या होता है। ये होता है दोस्तों विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार भी ग्राम में इंटू 100। अब इन दोनों चीजों में हमको संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मोलरता का फॉर्मूला यहाँ पर लिख चुके हैं और इधर हम द्रव्यमान प्रतिशतता का भी फॉर्मूला लिख चुके हैं। इसको हम पार्ट सेकंड थर्ड के अंतर्गत पढ़ा चुके हैं और इसको पार्ट सेकंड के अंतर्गत पढ़ा चुके हैं और ये वीडियो आप पार्ट फोर्थ के अंतर्गत पढ़ रहे हो। अब मैं आपको बता देता हूं कि मोलरता का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया, ये मोलरता मैंने पार्ट सेकंड के अंतर्गत पढ़ा दिए। अब आप देखो इसमें संबंध ज्ञात करने के लिए आपको जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं घनत्व। मित्रों घनत्व बराबर होता है भार बटे आयतन या D बराबर W अपॉन V। ये चीज आपको याद करना, लेकिन अपन लिख किसकी रहे हैं, विलयन की। तो यहां पर लिखना है D विलयन बराबर W विलयन, विलयन का भार बटे विलयन का आयतन। ये मैंने यहां पर लिखा। लेकिन आप देखो मोलरता के अंतर्गत किसका आयतन दे रखा है, विलयन का। तो यहां से आपको V विलयन का मान निकालना है। तो V विलयन पहुंच जाएगा घनत्व की जगह और घनत्व आ जाएगा V विलयन की जगह। तो यहां से V विलयन बराबर W विलयन मतलब विलयन का भार बटे घनत्व विलयन। ये मैंने यहां पर लिखा। अब आपको V विलयन का मान यहां से उठा करके इस समीकरण में पुट कर देना है। तो यहां पर कैपिटल M बराबर आ जाएगा WA इंटू 1000। ध्यान से समझते जाना, जहां समझ में नहीं आए कमेंट करके बता देना। MA इंटू VML की जगह लिखेंगे दोस्तों W विलयन अपॉन D विलयन। तो D विलयन पहुंच जाएगा आपका। अब आपको देखो W अपॉन W परसेंट में W बटे W, ये W है विलेय का और ये W है विलयन का। तो आप देखो ये विलेय का है और ये किसका है, विलयन का, और गुना में क्या है 100, तो उसकी जगह आ जाएगा W अपॉन W परसेंट। तो आप देख लीजिएगा ये W विलयन और इधर से 100 ले लेता हूं। इन सब की जगह अपन लिख देंगे कैपिटल M बराबर W अपॉन W परसेंट गुना 10D और बटे में आएगा MA। तो दोस्तों ये जो संबंध होता है ये संबंध होता है आपके मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशतता में। तो ये क्लियर हो गया आपके कि मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशतता में जो संबंध होता है वो निम्न प्रकार से होता है। ये मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिया है। आगे बात समझ में। अब आपको क्या करना है कि ये हमने आपको बताया क्यों, ये हमने आजाद क्यों किया, इसका महत्व क्या है, ये जानने के लिए आपको एक क्वेश्चन की तरफ चलना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। सबसे पहले आपको ये समझ में आया मोलरता और ये आपका द्रव्यमान प्रतिशतता है, इन दोनों में जो संबंध होता है वो होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, कैपिटल M बराबर W अपॉन W परसेंट गुना 10D, D मतलब घनत्व और बटे MA, MA का मतलब हो गया प्यारे मित्रों यहाँ पर आपका द्रव्यमान, अनुभार, सॉरी माफ कीजिएगा, अनुभार, और वो किसका, विलेय का अनुभार हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो निम्न प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो निम्न प्रकार से पूछा जा सकता है, यदि 10% W अपॉन W परसेंट जलीय H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो H2SO4 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, यदि 10% W अपॉन W जलीय H2SO4 का घनत्व आपको दे रखा है, जलीय H2SO4 का घनत्व आपको 1.84 दे रखा है। सुनना ध्यान से दोस्तों, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है आपको बता देता हूं और इस
जो सूत्र हमने व्युत्पन्न किया इसका महत्व भी आपको इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन जैसे पूछ लिया आपसे 10% W/W जलीय H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्या दोस्तों, 10% W/W जलीय H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। जहां H2SO4 का अणुभार, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार 98 है। आप वैसे भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, ऑक्सीजन का 16, 4 से गुना करा देना और सल्फर का हो गया एक तरह से 32। तो इसका टोटल जब ग्रांड टोटल करोगे तो कितना आएगा 98, जो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो दोस्तों बताओ, आप बगैर मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशतता के संबंध के बगैर इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा मोलरता बराबर W/W% गुणा यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 10B और अपॉन में MA। तो यहाँ पर देखो मोलरता बराबर W/W जो परसेंट दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंतर्गत, वो दे रखा है 10%, तो 10 ले लिया। 10 गुना D, और D का मान दे रखा है आपको 1.84 और भाग देना है MA का। MA है आपके पास 98। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर M बराबर आ जाएगा 184/98। 98 का इसमें आप भाग दे दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशतता के मध्य का संबंध यहाँ आपके सामने आ गया है। ये न्यूमेरिकल करके मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार आपको केमिस्ट्री का अध्ययन आपके अपने YouTube चैनल RD बोर्ड क्लासेज के माध्यम से आपके सर राधेश्याम डोई के द्वारा इसी प्रकार से प्राप्त करते रहना है। तो इसी प्रकार की वीडियो हम आपको कंटिन्यू अवेलेबल करवाते जाएंगे। अगले पार्ट में हम आपको और नया लेकर के आएंगे और अच्छे से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।